हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग दो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में उनका डिस्कशन होता है। आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं ना, तो इनको आप सबमिट कर सकते हो पीयर इवेल्युएशन के लिए। अब कहाँ पे सबमिट करना है? तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। तो इस चैनल पे आपको अपने आंसर्स को सबमिट करना है और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है इसमें हमने दो क्वेश्चन लिए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन बिलोंग करते हैं GS2 से। एक क्वेश्चन है पॉलिटी से और सेकंड क्वेश्चन है IR से। तो क्या करेंगे, वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे एंड अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई इश्यू होता है, तो आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लर्नर की आंसर शीट को भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो बाकी के लर्नर्स है वो किस तरह से आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं, क्या क्या गलतियां वो लोग कर रहे हैं, जो जिससे आप सीख पाएँ कुछ। ठीक है, तो वो सब चीज़ हम इस सेशन में करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है और 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है पॉलिटी से। एंड देखिए, क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो क्वेश्चन क्या है कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको डिफाइन नहीं किया गया, ये आप सभी लोग जानते होंगे, बट इज एन इंडियन जुडिशियल इनोवेशन। ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आपको डिस्कस करना है, मतलब थोड़ा सा आपको इसको इलेबोरेट करना होगा। उसके बाद क्या कहा गया है, एक्सप्लेन इट्स इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो डॉक्ट्राइन आई है ना, तो इसका जो इवोल्यूशन हुआ है इसको आपको एक्सप्लेन करना है अलोंग विथ सेलिएंट फीचर्स। अब देखिए, ये फीचर्स कौन से हैं, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये वो वाले फीचर्स हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि सेक्युलरिज्म हो गया, रूल ऑफ लॉ वगैरह हो गया, जिनको बेसिक फीचर माना गया है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे इसके? सबसे पहले आप करेंगे इंट्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद आपको इवोल्यूशन समझाना होगा, किस तरह से ये जुडिशियल इनोवेशन है ये आपको बताना होगा, क्या बेसिक फीचर्स हैं वो आपको बताने होंगे एंड फिर आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना कि जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा किस बारे में, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हो जाएंगे पार्ट्स जिसको आपको एड्रेस करना है। अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। ठीक है, और अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है। ठीक है, हमारे चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछा गया इवोल्यूशन। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, जब हमारा देश आज़ाद होता है, जब हमको फ्रीडम मिलती है, तो जो हमारे लीडर्स थे उनके सामने दो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, लैंड रिफॉर्म्स, और दूसरा क्या था कि जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनका एडवांसमेंट। ठीक है, उनका एडवांसमेंट, ये दो
इमीडिएट ऑब्जेक्टिव थे और इसके लिए उनके पास प्रोविजंस भी थे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि आप डीपीएसपी की बात कर सकते हो, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, 46 जहाँ पे एम्पावर किया गया है कि आप बैकवर्ड सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। आर्टिकल 39 की आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो डीपीएसपी ने प्रोविजंस दिए हुए थे, लेकिन इशू क्या था, वो था फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग बराबर है, तो आप किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 आप बात कर सकते हो आर्टिकल 15 की, जो बोलता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो भाई यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, कि भाई कौन बैकवर्ड है कौन बैकवर्ड नहीं है। आप बात कर सकते हो 19(1)(f की, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। तो भाई किस तरह से आप लैंड रिफॉर्म्स लाओगे, तो ये इशू चल रहा था कि यार किस तरह से किया जाए। और फिर उसके बाद क्या होता है ना, 1951 में नेहरू गवर्नमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, और यहीं से जो बवाल है, जो डिबेट है, वो स्टार्ट होती है। देखिए ये जो अमेंडमेंट एक्ट था, इसने क्या किया था, एक तो 9th शेड्यूल को ऐड किया था, 9th शेड्यूल को ऐड किया था। इसके अलावा जो आर्टिकल 15 है उसमें क्लॉज 4 को ऐड कर दिया था। ये क्लॉज 4 क्या कहती थी कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, ये जो बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। तो यहीं से डिबेट स्टार्ट होती है कि क्या जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है क्या, जो पार्ट 3 है क्या उसको अमेंड कर सकती है क्या। तो ये क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है, और फिर उसी के बाद एक काफ़ी सारे जजमेंट्स आते हैं, जिसमें ये जो डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर की, इसका इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक बैकग्राउंड है ना, ये समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है जो आपको समझना होगा, उसके लिए पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए एक इशू और था, वो था आर्टिकल नंबर 13। अगर ये आपने समझ लिया तो 50% आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आर्टिकल क्या बोलता है, ये आर्टिकल ये बोलता है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनेगा, एनी लॉ, कोई भी लॉ नहीं बनेगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करता है, उनको छीन लेता है या फिर उसको वायलेट करता है। अगर ऐसा होगा तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, ये साफ साफ वहां पे लिखा गया है। और इसमें लॉ क्या होगा ना, ये भी बताया गया है। जैसे कि बाय लॉ हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डिनेंसेस हो गए, इन सबको इसमें शामिल किया गया है लॉ की कैटेगरी में। लेकिन इशू क्या है, इसमें यह नहीं बताया गया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है तो क्या उसको लॉ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ऐसा वहां पे मेंशन नहीं किया गया है। देखिए इशू क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ है, अगर उसको लॉ माना गया है आर्टिकल 13 में, तब फिर आप इसके थ्रू किसी फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो, उसको वायलेट नहीं कर सकते हो। तो ये इशू हो गया था। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर। काफ़ी ब्रीफ में मैंने इसका बैकग्राउंड आपको बताया है। तो देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिकली केशवानंद भारती केस है 1973 का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पर भी इसको मेंशन नहीं किया गया है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस डॉक्ट्राइन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। पर्पस क्या था, ताकि जो पार्लियामेंट है, जो स्टेट है, वो ऑथोरिटेरियन न बन जाए, उसकी पावर्स पे एक लिमिट लगाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो ये पर्पस था, और इससे आप शुरुआत कर सकते हैं आपके इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, और ना ही पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स के ऊपर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन होगा, ऐसा भी कहीं मेंशन किया हुआ है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जुडिशियल इनोवेशन है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करना है। अब देखिए थोड़ा सा ना आपको अब सेकंड पार्ट समझाना होगा इवोल्यूशन के, किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ है। तो देखिए 1951 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद काफ़ी सारे केसेस पिक्चर में आते हैं। शुरुआत होती है शंकरी प्रसाद केस से, 1951 का ये केस है।
उसके बाद सज्जन सिंह वाला केस आता है, फिर गोलकनाथ वाला केस आता है और सबसे एंड में केशवानंद भारती केस। तो ये चारों केसेस ना आपको मेंशन करने होंगे और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था, क्या उसकी रूलिंग थी, उसको आपको ब्रीफ में लिखना है। ठीक है, पूरा केस क्या था आपको कुछ नहीं समझाना है, केवल ब्रीफ में आपको लिखना होगा। और वो मैं आपको यहाँ पे अभी समझा भी देता हूँ कि ये जो 4 केसेस हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर दिए थे। देखिए, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जब हम आर्टिकल 13(2) की बात करते हैं तो इसमें लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। ठीक है, नहीं है, वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट है उसके पास एब्सोल्यूट अमेंडिंग पावर है, वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। तो ये था शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, 1951 का। उसके बाद यही सेम रूलिंग थी 1965 के सज्जन सिंह वाले केस में। तो ये आता है सेकंड केस, लेकिन कहानी चेंज होती है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। अब देखिए, इसमें 11 बेंच जजमेंट था, 6:5 मेजोरिटी से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका पुराना डिसीजन था उसको ओवर रूल कर दिया था। ये कहा था कि भाई अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो उसमें लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आता है, मतलब आप इसके थ्रू भी जो फंडामेंटल राइट्स है इसको वायलेट नहीं कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है इवन थ्रू आर्टिकल 368। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो पुराना जजमेंट था उसको ही ओवर रूल कर दिया था गोलकनाथ वाले केस में। और ये कब का है, 1967 का केस है। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को पूरा ही चेंज कर दिया तो पार्लियामेंट चुप तो बैठेगी नहीं, नहीं बैठेगी ना। तो पार्लियामेंट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। और इसमें मेनली जो 368 है और जो आर्टिकल नंबर 13 है ना, इसमें चेंजेस किए गए थे। और ये कहा गया था कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब सिंपल सी बात है कि लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा, मतलब फिर से एब्सोल्यूट पावर लेने की कोशिश की गई थी। और फिर उसके बाद फाइनली आता है 1973 का केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखिए, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल ऑफ 1973। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। तो देखिए, अब हमारा फोकस होगा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 24 अप्रैल 1973। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट था। देखिए, इसमें 13 बेंच जजमेंट था, मतलब ये फुल बेंच थी। ठीक है, और इसमें 2 रूलिंग्स आई थी। जो पहली जो रूलिंग थी ना, वो 10:3 मेजोरिटी से थी, 10:3 मेजोरिटी से थी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जब हम बात करते हैं 13(2) की, तो वही बात बोली कि लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो मान ली गई थी। लेकिन इससे भी जो इंटरेस्टिंग जो ऑर्डर था वो था सेकंड पॉइंट, और उसमें देखिए जो मेजोरिटी थी ना वो थी 7:6। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ठीक है, ये मेजोरिटी अक्सर लोगों को पता नहीं होती है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट पावर है, लेकिन ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है। ये पावर एब्सोल्यूट पावर नहीं है, बल्कि इस पे एक लिमिट लगा दी गई थी। और यहीं से शुरुआत होती है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये जो पूरा जो इवोल्यूशन है इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए, नेक्स्ट पार्ट आता है जुडिशियल इनोवेशन। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें मैंने आपको बताई ना कि इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है, लेकिन ये पावर एब्सोल्यूट पावर नहीं है, लिमिटेशंस हैं। और ये लिमिटेशंस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिसको आप डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं कर सकते हो, इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368। ठीक है, तो ये चीज थी जुडिशियल इनोवेशन।
अब देखिए इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद देखिए आप और जो फर्दर जजमेंट्स थे वो भी बता सकते हो, जैसे कि जब ये केशवानंद भारती का रूलिंग आया था तो उसका रिस्पॉन्स किस तरह से दिया था हमारे पार्लियामेंट ने, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और इसमें कोशिश की गई थी कि जो पावर जुडिशरी छीन रही है तो उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी। इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। देखिए आप यहाँ पे मिनर्वा मिल केस के बारे में आपको लिखना होगा एंड वमन राव केस के बारे में आपको लिखना होगा। और जैसे कि मिनर्वा मिल केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जुडिशियल रिव्यू ये भी एक बेसिक फीचर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वामन राव केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो रूलिंग है ना ये कब से एप्लीकेबल होगी, तो वो सारे अमेंडमेंट जो कि केशवानंद भारती केस जजमेंट के बाद आए हैं तो उन पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे चीज समझनी होगी कि कौन कौन से फीचर्स बेसिक फीचर्स हैं, ये अभी तक इनको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। केस टू केस बेसिस पे जुडिशरी डिसाइड करती है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा फीचर बेसिक फीचर होगा। तो मींस इट इज स्टिल एक्सपेंडिंग, और इसीलिए इसको कहा जाता है जुडिशियल इनोवेशन। ठीक है, कुछ भी चीज बेसिक फीचर हो सकती है अगर हम इसको इस तरह से समझें तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा जुडिशियल इनोवेशन। अब फिर क्या पूछा गया है, फीचर्स। तो देखिए 20 के आसपास फीचर्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कुछ यहाँ पे मेंशन कर दो, जैसे कि सेक्युलरिज्म हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, ये सब आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कंक्लूजन। तो देखो भाई किस तरह से कंक्लूड करोगे, आप बता दो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस यह है कि जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है उसके ऊपर लिमिटेशन लगाने की कोशिश की गई है, और पर्पस क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्पिरिट को मेंटेन किया जाए। ठीक है, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए, इसके लिए इस डॉक्ट्राइन को लाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा कंक्लूजन। अब देखिए काफ़ी डिटेल में मैंने कोशिश की है। ठीक है, हालांकि काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा पूरा लेक्चर है, आधे घंटे का लेक्चर, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है आईआर से। ठीक है, और एक 10 मार्कर है, काफ़ी शॉर्ट में आपको इसको लिखना होगा। देखिए क्वेश्चन है अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ के बारे में है। और क्वेश्चन क्या है, द मेंबरशिप ऑफ एससीओ इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, क्रिटिकली एनालाइज। तो काफ़ी आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्रिटिकली एनालाइज मतलब आपको क्या बताना होगा, इसके ये जो स्टेटमेंट है इसके पॉजिटिव और इसके निगेटिव, ये दोनों ही चीज़ें आपको बतानी होगी कि ये जो एससीओ है इसकी मेंबरशिप इंडिया के लिए किस तरह से सिग्निफिकेंट है और इसमें क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, और क्योंकि 10 मार्कर है तो काफ़ी शॉर्ट में ये हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके डिफरेंट पार्ट्स की, तो देखिए इंट्रोडक्शन, फिर आप सिग्निफिकेंस बताइए, क्या चैलेंजेस हैं ये बताइए, और किस तरह से आप कंक्लूड करेंगे। तो ये 4 डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो एससीओ है इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 2001 में। ठीक है, एससीओ का, लेकिन इससे पहले ये किस नाम से था, शंघाई 5 के नाम से था, ये शंघाई 5। देखिए इस पर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। और ये कब बनाया गया था, 1996 में। और उस समय 5 कंट्रीज थी जो इसके मेंबर थे, जैसे कि रशिया, चाइना, ताजिकिस्तान, और 2 कौन सी हैं, कजाकिस्तान हो जाएगा एक, कजाकिस्तान, इसके अलावा एक हो जाएगा किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज थी जो शंघाई 5 के मेंबर थे। एंड इसके बाद देखिए 2001 में इसमें एक कंट्री और जुड़ती है, वो कौन सी थी, उज्बेकिस्तान। ठीक है, और तभी से ये जो शंघाई 5 है इसका नाम चेंज हो जाता है और क्या हो जाएगी ये एससीओ। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। एंड फिर इसमें 2 और मेंबर ऐड होते हैं, कब होते हैं, 2017 में होते हैं, और वो कौन है, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बेसिक बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पहला क्या पूछा गया है, सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो
उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, और उसमें क्या लिखोगे आप, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसको बता दो कि ये कब स्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और ये एक तरह की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है इसमें पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है और इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी मेंबरशिप बता दो, ठीक है। जो जो मेंबरशिप है 8 मेंबर कंट्रीज हैं वो आपको यहाँ पे बतानी होंगी। आप चाहें तो मैप वगैरह बना सकते हो, आपको फुल फ्रीडम मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा इसका इंट्रोडक्शन। अब बात आती है कि क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। तो देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया 3 प्रोंग्ड एंगेजमेंट कर सकता है। जैसे कि देखिए रशिया उसका फ्रेंड है, हमारा फ्रेंड है, तो इसके थ्रू हम अपने जो टाइज हैं उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चाइना और पाकिस्तान को मॉनिटर कर सकते हैं, उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा देखिए जो सेंट्रल एशियन रीजन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ट्रेडिंग के पर्पज़ से, कॉमर्स के पर्पज़ से वो जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो हमारे रिलेशनशिप है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। देन कनेक्टिविटी। देखिए अगर हम बात करें इंडिया की कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन रीजन तो वो काफ़ी पुअर है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमको काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी देता है कि हम जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको और अच्छा इंप्रूव कर दें। ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। देन थर्ड वन इज काउंटर टेररिज्म। देखिए ये जो SCO है ना इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्म है, उसका क्या नाम है, RATS। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है और इसका हम यूज कर सकते हैं काउंटर टेररिज्म में, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो। एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया का यहाँ पे काफी बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। और क्या पॉइंट हो सकता है, एनर्जी। देखिए आपने सुना होगा तापी पाइपलाइन के बारे में, ठीक है, तापी पाइपलाइन के बारे में, और एक क्या थी, IPI, इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल एशियन जो रीजन है ये एनर्जी में काफ़ी रिच है, और जहाँ तक इंडिया की बात है तो हम एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हैं, हमको रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। और वो रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल है, सेंट्रल एशियन रीजन में गैसेज हैं वहाँ पे, ठीक है, ऑयल वगैरह भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ट्रेड के पर्पज से भी पूरा का पूरा जो एरिया है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि IT हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास। अब देखिए बात आती है चैलेंजेस की। तो देखिए सबसे पहला चैलेंज क्या है, काउंटरिंग चाइना, ठीक है। देखिए अगर हम रिसेंट इंसिडेंट्स की बात करें तो भले डोकलाम हो, लद्दाख हो, तो यहाँ पे चाइनीज़ प्रेजेंस हमको देखने को मिली है, उनका इंट्रूजन देखने को मिल रहा है। तो देखिए चाइना को काउंटर करना इतना आसान नहीं है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। हम केवल इतना कह सकते हैं जैसे कि ब्रिक्स है तो वैसे ही SCO भी रहेगा, क्योंकि एक सिंपली डायलॉग पार्टनर की डायलॉग एवेन्यू एक तरह का बन सकता है कि आप डायलॉग कर सकते हैं चाइना के साथ जैसा कि आप ब्रिक्स में करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। दूसरा क्या है, काउंटर टेररिज्म की हम बात कर रहे थे। देखिए अगर हम पास्ट देखें तो अभी तक इस फील्ड में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। ये एक इशू होता है। आप अफगानिस्तान की बात कर सकते हो, पाकिस्तान की बात कर सकते हो, तो काफ़ी कुछ किया नहीं है जहाँ तक काउंटर टेररिज्म की बात है। इसके अलावा देखिए ये जो ग्रुपिंग है ना SCO, तो ये बेसिकली इसको एंटी वेस्टर्न माना जाता है, ठीक है। तो इंडिया को अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करना होगा, ठीक है। इंडिया USA, इंडिया UK, तो इंडिया को अपने इंटरेस्ट को जो है बैलेंस करना होगा। और क्या हो सकता है, देखिए जो मेंबर कंट्रीज हैं इनका बैकग्राउंड काफ़ी डिफरेंट है, और जब बैकग्राउंड काफ़ी डिफरेंट होता है ना तो फिर किसी डिसीजन पे पहुंचने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, चैलेंजिंग जॉब होती है, ठीक है। तो वो भी एक तरह का चैलेंज हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको करना होगा कंक्लूजन। तो देखिए डिस्पाइट सेवरल चैलेंजेस, ठीक है, वो जो हमने देखे
उसके बावजूद भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, और वो मेनली क्या है, जियोपॉलिटिकल, क्योंकि इसके थ्रू इंडिया जो उसके राइवल्स हैं चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है, उनके साथ इंगेजमेंट कर सकता है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। तो देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला सेगमेंट होता है जहाँ पे हम एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करते हैं, अब उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई जो आपका इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी बड़ा है। मैंने बार बार कहा है कि अगर एक 15 मार्कर है तो आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, और आपने तो यहाँ पे 8 से 10 लाइन लिख दी। भाई देखिए इतना बड़ा लिखोगे तो जो एग्जामिनर है ना उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आपके क्वेश्चन को पढ़ने में आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, पहली बात ये देखिए आपने क्या लिखा है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई ये ओरिजिनल क्यों लिखा आपने, क्या आज की डेट में इसको मेंशन किया गया है, क्या नहीं किया गया है, तो इस वर्ड को लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, दिस आइडिया वॉज इंट्रोड्यूस, देखिए ग्रामर की एरर है उसको मत करो, इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन जुडिशरी ऑन 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस। तो देखो ये चीज़ सही है, और यहीं पे आपको पैराग्राफ चेंज करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज करना चाहिए था, और आपने क्या बताया है, लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये बात सही है। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट डिफाइन फ्यू ऑफ देम एज बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो ना आपने वो फीचर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, देखो फीचर्स बाद में पूछे हैं, तो जो क्वेश्चन का जो फ्लो है ना उसी फ्लो में आपका आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, उसी फ्लो में आपका आंसर भी होना चाहिए। पहले आपको इवोल्यूशन बताना चाहिए था, उसके बाद आपको फीचर्स बताने चाहिए थे। ठीक है, तो फ्लो को समझो और उसी तरह से आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो देखो आपने फीचर्स बता दिए, ये सब फीचर्स सही हैं, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। बट देखो क्या है ना, आपको ना हेडिंग देनी होगी, हेडिंग बुलेट पॉइंट, ये वाला फॉर्मेट आप फॉलो करो। पैराग्राफ में न लिखो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और अगर लिखना चाह रहे हो तो काफ़ी छोटे पैराग्राफ आपको लिखने चाहिए। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। फिर आपने इवोल्यूशन की बात की है कि बेसिक स्ट्रक्चर इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई आपने लिख दिया ना एक बार, पहले आपने लिख दिया ना, तो फिर से रिपीट क्यों कर रहे हो, वैसे स्पेस काफ़ी कम होता है तो इसका मतलब नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट डेवलप्ड ग्रेजुअली विद इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी। भाई देखो ये भी आप लिख चुके हो ना, तो इसको रिपीट करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टली जो डिफरेंट जजमेंट्स हैं वो आपको बताने चाहिए। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, और आपने क्या लिखा है, दिस अमेंडमेंट वॉज चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड। भाई कौन सा अमेंडमेंट, ये तो लिखो ना। तो वो था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो मैंने आपको समझाया था 1951। तो देखो इस तरह से आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मत दो। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, और देखो इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। आप केवल जो इसका क्रक्स था ना, जो इसकी समरी थी वो आप बताइए, क्योंकि स्पेस का लिमिटेशन काफ़ी होता है। ठीक है, तो जो आखिरी की जो 2-3 लाइन है ना वो काफ़ी है। फिर आपने बताया है गोलकनाथ, देखो स्पेलिंग सही करो, ये गोलकनाथ नहीं है, गोलकनाथ है, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें आपने क्या लिखा है, देखो सज्जन सिंह को आप भूल गए, तो वो चीज़ भी आनी चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स अर्लियर जजमेंट, इट कैन नॉट अमेंड। देखो अमेंड नहीं होता है, अमेंड होता है, इट कैन नॉट। भाई कौन, सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट, तो सही से लिखो ना। तो भाई देखो फ्लो में मत बह जाओ। ठीक है, सही से सेंटेंस बनाइए जिसका मीनिंग हो। काफ़ी सेंटेंस का आपका मीनिंग नहीं है। देखिए जितनी डिटेल में मैं आपकी आंसर शीट चेक कर रहा हूँ ना, उतना कोई नहीं करेगा। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है ना, आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं हो पाती, इसलिए टाइम लगता है। बट हाँ मैं टाइम दे रहा हूँ। एंड देखिए इस तरह की गलतियाँ मत करो यार। ठीक है, इट कैन नॉट अमेंड, ऐसा नहीं होगा, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड। ठीक है, फिर आपने लिखा है 24th के बारे में, तो ये बात भी सही है 24th। ठीक है, केशवानंद के बारे में आपने लिखा है। अब देखो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, इट गेव लैंडमार्क जजमेंट दैट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा है, पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसकी जरूरत क्या पड़ी, अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो जो मैसेज आप देना चाह रहे हो ना वो सेकंड पैराग्राफ में क्लियर हो गया। तो भाई पॉइंट्स को रिपीट मत करो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है जो स्पेसिफिक पॉइंट है, जो रिलेवेंट पॉइंट है, केवल उन्हीं को आपको लिखना होगा।
फिर आपने क्या बताया, सिग्निफिकेंस। भाई कहाँ पूछी गई है सिग्निफिकेंस, तो क्यों लिख रहे हो? जब पूछा ही नहीं गया है तो लिखने की क्या जरूरत है? तो भाई इसको मत लिखो, ये पूछा ही नहीं गया है। तो जब पूछा नहीं गया है तो इसको मैं चेक भी नहीं करूंगा, ठीक है। इसके बाद आपने किया है कंक्लूड, द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंश्योर लिमिटेशन टू पार्लियामेंट फ्रॉम बीइंग ऑथोरिटेरियन। अच्छा पॉइंट है। इन दिस वे इट प्रिजर्व्स प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट एंड बेसिक टीनेट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत अच्छे से आपने कंक्लूड किया है, लेकिन कोशिश करिए ये भी 3 से 4 लाइन में ही हो, हालांकि 5 लाइन भी चलेगा, ठीक है, पर कोशिश करो कि थोड़ा सा ब्रीफ में इसको आप कंक्लूड करो। तो भाई देखो, सारे पार्ट्स आपको एड्रेस करने होंगे। अननेसेसरी पॉइंट मत लिखो, रिपीट मत करो, प्रॉपर सेंटेंस होने चाहिए, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, बड़े पैराग्राफ मत लिखो। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, और मेरी बात मानिए, अगर आप इनको कर लोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, आपके नंबर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एन, देखिए यूरेशियन, स्पेलिंग सही लिखो, ठीक है, फिर से यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। पॉलिटिकल, ये बात सही है। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको लिखना चाहिए था, कब ये बनी थी ये भी आपको लिखनी थी। इंडिया की मेंबरशिप की बात हो रही है, तो भाई वो मेंबरशिप कब हुई थी ये भी आपको लिखनी होगी, ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। अब देखिए मैं फिर से आपको कहूँगा, ये जो आपने डायग्राम बनाया ना, मैप बनाया, ये सही है, लेकिन इसको ना आप एक ब्लॉक बना दो, थोड़ा साइड में इसको बनाओ, ताकि जो बाकी का जो स्पेस है ना वो आप यूटिलाइज कर लो। ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि 2001 में बनाया गया था, इंडिया ने 17 में ज्वाइन किया, तो ये आप बगल में ही लिख सकते हो, ठीक है, बगल में यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो पूरा स्पेस ना इस तरह से बर्बाद मत करो। ये जो मैप है ये जरूरी है, इसको साइड में बना दो, और जो स्पेस बनता है आप चाहे तो यहाँ पे एक लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दो, और यहाँ पे आप जो 2-3 पॉइंट्स हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपने टेबल बनाई है, और देखिए सारे पॉइंट सही हैं कि क्या फ़ायदा होगा, इकोनॉमिक फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, ये सब पॉइंट आपके सही हैं। टेररिज्म को आप काउंटर कर सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें सही हैं। इश्यूज़ क्या है कि डोमिनेशन ऑफ चाइना एंड रशिया और चाइना के बीच की जो दूरी है वो कम हो रही है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी सही है। पाकिस्तान इज़ एलिनेटिंग इंडिया, तो ठीक है, ये सब पॉइंट आपने सही लिखे हैं, कोई इशू नहीं है। हालांकि कुछ पॉइंट आपने मिस कर दिए हैं, और वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कंक्लूजन देखिए, इंडिया ऑन वन हैंड मस्ट ट्राई टू बैलेंस इट्स पोजीशन इन दीज रीजनल ग्रुपिंग विदाउट अफेक्टिंग इट्स सॉवरन एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो भाई वन हैंड की आपने बात की, तो अदर हैंड कहाँ गया? तो मतलब समझ रहे हो ना, स्टेटमेंट आपका प्रॉपर नहीं है। ऑन वन हैंड तो अदर हैंड भी आना चाहिए, ठीक है, तो ये जो था ना ये अदर हैंड पे होना चाहिए था, और वो आपने मिस कर दिया। तो भाई ऐसी गलती मत करो, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से ग्रामर का यूज़ करो और कंटेंट को एनरिच करो। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, की पॉइंट्स हैं जो आपने छोड़ दी हैं, जो इस क्वेश्चन की डिमांड है, तो उसको लिखने की कोशिश आपको करनी होगी। तो यही मेरी ऑब्जर्वेशन है। इनको अगर आप यूज़ करोगे, ठीक है, फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। हालांकि थोड़ा लंबा हो गया सेशन, बट देखिए इतना तो बनता है, ठीक है। अगर सही से मैं आपकी आंसर शीट चेक करता हूँ तो टाइम तो लगेगा उसमें, ठीक है। एंड अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, और जो हमारा चैनल है, जो हमारा इनिशिएटिव है, उसको सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि बाकी लोग भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।